रात थी 1 जून 2001 की। नेपाल के राजा बीरेंद्र और उनका परिवार नारायणहिटी महल में हंसी खुशी जश्न मना रहा था। लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि यह जश्न नहीं बल्कि मौत का पैगाम था, क्योंकि लगभग 1 घंटे बाद युवराज दीपेंद्र शाह एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में मशीन गन लेकर महल में घुसे। फिर चंद मिनटों में उन्होंने नेपाल के पूरे शाही परिवार को खत्म कर दिया और अंत में खुद को भी गोली मार ली। अगर यह सच है तो क्यों? इस सवाल का जवाब पिछले 20 सालों से नेपाली जनता खोज रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि कुछ सिद्धांत जरूर हैं कि दीपेंद्र ने ऐसा क्यों किया होगा। पहली थ्योरी के अनुसार दीपेंद्र एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार को वह लड़की पसंद नहीं थी। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि वह अपने पिता को मारकर खुद राजा बनना चाहते थे। तीसरी थ्योरी यह मानती है कि यह सब 250 साल पहले दिए गए श्राप का असर था। लेकिन आखिर यह श्राप क्या था? किसने दिया था? और अगर यह श्राप सच था तो क्या इसका असर सिर्फ शाही परिवार पर हुआ? अगर इस घटना की गहराई से जांच करें तो हम एक और सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसका सबसे अधिक लाभ राजा बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह को हुआ। वे इस पूरे हत्याकांड में बिल्कुल सुरक्षित रहे और बाद में नेपाल के नए राजा बने। तो क्या असली कातिल ज्ञानेंद्र थे? नमस्कार, मैं एक नेपाली नागरिक होने के नाते आज इस इतिहास और इससे जुड़े सवालों की गहराई में जाकर यह समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों और किसने हमारे शाही परिवार का कत्लेआम किया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। शाह परिवार का एक नियम था कि हर महीने में 2 बार पूरे परिवार की मुलाकात होती थी, लेकिन कुछ लोग इस बात को गलत बताते हैं, क्योंकि इस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी खुद दीपेंद्र ने ली थी। वह हफ्तों पहले से सभी को कॉल करके कंफर्म कर रहे थे कि वे पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। ऐसा लग रहा था कि दीपेंद्र इस पार्टी को लेकर बेहद उत्साहित हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह वास्तव में किसी और चीज की योजना बना रहे थे। रात 8 बजे तक ज्यादातर लोग महल पहुंच चुके थे। सभी ने नोटिस किया कि दीपेंद्र बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि वह नशे में भी खुद को संभाल सकते थे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने सबके सामने गांजा पीना शुरू कर दिया, यह भूलते हुए कि हमारे समाज में बुजुर्गों के सामने सिगरेट पीना भी मना था। परिवार के कुछ सदस्यों ने उन्हें इस स्थिति में देखा, लेकिन जब उनके भाई निरंजन और कजिन पारस की नजर उन पर पड़ी तो वे उन्हें कमरे में ले गए। लगभग 40 मिनट बाद दीपेंद्र अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने और दोनों हाथों में बंदूकें लिए वापस आए। उन्होंने सीधे अपने पिता राजा बीरेंद्र को गोलियों से छलनी कर दिया, फिर एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य को मारने लगे। सिर्फ 1.5 मिनट में पूरा शाही परिवार खून से लथपथ पड़ा था। कुछ लोग घायल थे तो कुछ वहीं पर दम तोड़ चुके थे। यह सब करने के बाद दीपेंद्र ने खुद को गोली मार ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि दीपेंद्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया? जैसा कि हमने पहले बताया, इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत दीपेंद्र के प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है। जब दीपेंद्र इंग्लैंड में थे तो उनकी मुलाकात देवयानी राणा से हुई। वह नेपाल के सबसे अमीर परिवारों में से एक से थीं, जो नेपाल के शाही परिवार से भी अधिक संपन्न था। लेकिन फिर भी दीपेंद्र के परिवार ने इस शादी के लिए मना कर दिया। इसकी वजह शाह और राणा परिवारों का इतिहास था। दरअसल ये दोनों परिवार नेपाल के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से थे, लेकिन वे एक दूसरे के खून के प्यासे रहे थे। इतिहास गवाह है कि दोनों परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी थी। दीपेंद्र के परिवार को डर था कि यदि उनकी शादी देवयानी से हुई तो यह पुरानी दुश्मनी और भी भड़क सकती है। यहां तक कि उन्होंने ज्योतिषियों से कुंडली भी मिलवाई, जिन्होंने बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कह दिया कि देवयानी शाही परिवार के लिए अशुभ हैं। इस कारण दीपेंद्र के परिवार ने इस रिश्ते को पूरी तरह ठुकरा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि इसी गुस्से की वजह से दीपेंद्र ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि दीपेंद्र खुद राजा बनना चाहते थे। नेपाल में उस समय लोकतंत्र की मांग जोरों पर थी और राजा बीरेंद्र ने पार्लियामेंट बनाकर अपनी लगभग सभी शक्तियां सौंप दी थीं। इससे वे एक संवैधानिक राजा बन गए थे, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड की रॉयल फैमिली। कुछ लोगों का मानना है कि दीपेंद्र इससे खुश नहीं थे,
उन्हें लगता था कि नेपाल को सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही चला सकता है, न कि एक लोकतांत्रिक सरकार। हालांकि इस सिद्धांत पर सवाल उठते हैं, क्योंकि जब नेपाल में लोकतंत्र की मांग बढ़ रही थी, तब दीपेंद्र इंग्लैंड में थे और वहीं से अपने पिता का समर्थन कर रहे थे। अब बात करते हैं उस श्राप की, जिसे लेकर नेपाल में कई धारणाएं हैं। कहा जाता है कि करीब 250 साल पहले शाह वंश के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की मुलाकात एक साधु से हुई थी। राजा ने उन्हें दही का कटोरा दिया, लेकिन साधु ने दही पीकर वापस उसी कटोरे में डाल दिया और राजा को पीने को कहा। राजा को घिन आ गई और उन्होंने कटोरा जमीन पर फेंक दिया। इससे साधु नाराज हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि उनके वंश का शासन सिर्फ 10 पीढ़ियों तक ही चलेगा और 11वें राजा के बाद उनका राजवंश खत्म हो जाएगा। अब अगर ज्ञानेंद्र की बात करें तो वे 1950 में भी नेपाल के राजा बन चुके थे, लेकिन तब वे सिर्फ 3 साल के थे। सवाल उठता है कि इस हत्याकांड में सिर्फ वही क्यों सुरक्षित बचे। वे इकलौते शाही सदस्य थे जो उस रात महल में मौजूद नहीं थे। वे किसी काम से पोखरा गए थे, लेकिन उनकी पत्नी और दोनों बच्चे महल में थे, फिर भी वे बच गए। इस हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र ने खुद को नेपाल का निरंकुश राजा घोषित कर दिया, लेकिन जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी और अंततः उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। क्या दीपेंद्र ने अपने परिवार को सच में मार डाला या यह कोई साजिश थी? आपको क्या लगता है, क्या असली कातिल दीपेंद्र थे या ज्ञानेंद्र?